हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आई जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल हेल्ड किया है। मतलब फ्राइडे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच में ये मुद्दा उठाया गया कि चार्जशीट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए और सारे लोगों का राइट होता है चार्जशीट के रिस्पेक्ट में जानने के लिए। तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। दोस्तों, जो मैं आपके लिए सेशंस लेकर आता हूं इसमें मैं आपको एक लॉ का कॉन्सेप्ट जो है समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज के सेशन में भी हम एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वो है चार्जशीट क्या होती है और एफआईआर क्या होती है। तो इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे और जानेंगे कि क्या था मुद्दा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्यों कहा कि चार्जशीट जो है हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जो है एक केस में ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने जब ये मुद्दा उठाया गया तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिनाई कर दिया। ये मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि जो भी हमारे चार्जशीट के जो भी सस्पेंस के ऊपर मीडिया ट्रायल इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं मीडिया के द्वारा, उन सस्पेंस को दूर करने के लिए ये एक जो है अर्जी लगाई गई थी ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि आप चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करिए और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जान सकें कि किस केस में किस एक्यूज्ड के ऊपर पुलिस ने कौन कौन से चार्जेस लगाए हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बोला है कि चार्जशीट हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हम इसको जो है एजेंसीज को बाउंड नहीं कर सकते कि आप जो है चार्जशीट का जो है पब्लिक जो है वेबसाइट पर उसको पब्लिश करिए। तो जानेंगे आज जो है एफआईआर और चार्जशीट के रिस्पेक्ट में सारे डिफरेंसेस और इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे में क्या कहा है। मूविंग हेड, अभी तक आप मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं और आप मुझसे कनेक्ट होकर जानना चाहते हैं कि मैं आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे यहां मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस स्टेट्स की, ठीक, उनको अगर जुडिशरी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे टेलीग्राम पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जुडिशरी के रिस्पेक्ट में। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोर्स में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उनको किस स्टेट को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से किस स्टेट्स का प्रीलिम्स निकालना है, उसके मेंस की तैयारी करनी है, तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे कनेक्ट होकर ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है आपके सारे डाउट्स का जवाब देता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी बच्चे वेरियस स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की, उनके लिए डेली बेसिस पे मैं जो है करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराता हूं अपने इस टेलीग्राम ग्रुप पे और डेली सेशंस की पीडीएफ भी मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराता हूं। मूविंग हेड, स्टडी आईक्यू लेकर आया है जुडिशरी का महापैक। अब देखिए इसमें क्या है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान रखा गया है। कैसे? ऑल ओवर इंडिया जिन भी 16 स्टेट्स में आप सिविल जज का एग्जाम देने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, उन 16 स्टेट्स का पूरा कंपाइलेशन आपको एक ही जगह दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम और अदर माध्यम से हम पे मैसेज आ रहे थे कि सर हम जो है अपने स्टेट को तो फोकस कर ही रहे हैं, इसके अलावा दूसरे स्टेट्स पे भी टारगेट कर रहे हैं और 2023 में जज बनना चाहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए लगभग 5000 सिविल जज की वैकेंसीज वेरियस स्टेट्स में आपके लिए इस साल आने वाली हैं। 3 पेपर अनाउंस हो चुके हैं, चौथा उत्तराखंड की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, वेस्ट बंगाल का नोटिफिकेशन आ चुका है, झारखंड का नोटिफिकेशन सीट नोटिफाई हो चुकी है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। सबसे पहले आने वाले स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार, राजस्थान और एमपी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उन सारे बच्चों के जो है डाउट्स इस कोर्स में हमने कंप्लीट किए हैं और कंप्लीट करने के बाद इसमें आपको 16 स्टेट्स का पूरा कंपाइलेशन दिया जाता है, जिसमें आपको मेजर लॉज, माइनर लॉज प्लस लोकल लॉ, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वेरियस स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए अदर स्टेट्स की, उसका पूरा 16 स्टेट्स के कंपाइलेशन इसमें हमने आपके लिए कंपाइल करके रखे हैं। अगर आप यूज करते हैं मेरा एपीयू का कोड तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 14,999 में मिलता है। इस कोर्स को कैसे परचेज करना है और इसका जो कौन सी वेबसाइट पर जाकर किस कोड को लगाने पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, मैं जो है सेशन के लास्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब आते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट सेशन पे, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले कि एफआईआर और चार्जशीट में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए
एफआईआर क्या होती है, जब भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ऑफेंस होता है तो वो जो है अपनी इस बात को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में क्या करता है, जो भी वहां पे हमारा ड्यूटी पर ऑफिसर होता है जो एफआईआर को रजिस्टर कर सकता है, उसके लिए वो अपनी अर्जी देता है। अर्जी देना मतलब वो अपने साथ हुए सारे क्राइम के वाकये को बताता है, उसके बेसिस पे उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया जाता है। ठीक, तो ये होती है एक जो है क्रिमिनल केस की शुरुआत, जहां से कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है वो जाकर बता रहा है, या फिर कोई भी क्राइम कहीं पर घटित हुआ है उसके बिहाफ पे कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी व्यक्ति जाकर बता रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्रिमिनल केस की इसको हम शुरुआत ही मानते हैं जहां से एफआईआर की रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। ठीक, ये जो है पुलिस थाने में जाकर हो सकती है। आप पुलिस को ये भी बता सकते हो कि मैं उस रास्ते से गुजर रहा था और वहां पर मैंने एक क्राइम होते हुए देखा, या वहां पर कोई भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उस केस में भी पुलिस जो है वहां जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। तो एफआईआर का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने अपनी जानकारी दी कि हमारे साथ कोई क्राइम हुआ है और वो जो है पुलिस वालों तक हमने पुलिस स्टेशन में जाकर दे दी, और जो प्रिस्क्राइब्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरी होती है उसमें जो है उन्होंने नोट कर लिया। तो ये होता है एफआईआर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कि जो चार्जशीट होती है, चार्जशीट मतलब चार्जशीट वो चीज होती है जिसमें एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस अपनी क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन को चलाती है, और इन्वेस्टिगेशन को चलाते चलाते वो जो है अपनी एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, किसको, ऑनरेबल कोर्ट को, जिसके सामने वो मुद्दा जाना चाहिए। तो वो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, फाइनल रिपोर्ट, उसको हम बोलते हैं चार्जशीट, जिसमें हमारे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स लिखते हैं, और ये भी उसमें लिखा जाता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन कौन से एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और क्या क्या सर्कमस्टांसेस उनको देखने को मिले हैं, और कौन कौन से सेक्शंस जो है उन्होंने इस क्राइम करने वाले व्यक्ति पर, जिसने ये क्राइम किया है किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, उसमें लगाया है। ठीक, तो वो जो फाइनल रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस सबमिट करती है उसको हम बोलते हैं चार्जशीट। बेसिकली जो भी हमारे 10 साल से ज्यादा के पनिशमेंट के ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें हमारा डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजमेंट और ऐसे सारे पनिशमेंट जिसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है, उसमें जो है पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने का कितने 90 डेज का समय होता है। वो जो है ऐसे ऑफेंसेस में जिनमें मोर देन 10 ईयर पनिशमेंट का प्रावधान है टिल डेथ पेनल्टी, उसमें 90 डेज के अंदर पुलिस को क्या करनी होती है, पुलिस को जो है चार्जशीट फाइल करनी होती है। वरना जिस भी व्यक्ति के खिलाफ वो जो है क्या, कोई भी एफआईआर कराई गई है और जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, अगर उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है तो उसके पास क्या होता है, 90 दिन बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो डिफॉल्ट बेल का अराइज हो जाता है। ठीक, ऐसे ही जो भी ऑफेंसेस जिसमें 10 साल से नीचे की पनिशमेंट दी हुई है, ठीक, क्या 10 साल से नीचे की जिसमें पनिशमेंट दी गई है, मतलब उनकी चार्जशीट पुलिस को कितने 60 डेज में फाइल करनी होती है। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो जो भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो क्राइम की प्रोसीडिंग चल रही है और उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है क्या कहते हैं, डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाता है। तो ये बेसिक फंडा होता है हमारा किसका, एफआईआर का और चार्जशीट का। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एफआईआर का मतलब क्या है। एफआईआर का मतलब कि जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम हुआ है या जिस भी व्यक्ति ने क्राइम होते हुए देखा है, उसने ये सूचना कहां पर, पुलिस स्टेशन में पहुंचाई है, और जो प्रिस्क्राइब्ड डायरी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो है पुलिस ऑफिसर ने या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उस व्यक्ति के कहने पर क्या किया है, एफआईआर को लॉन्च किया है। एफआईआर को लॉन्च करने के बाद जो दूसरा हमारा काम होता है कि उस एफआईआर के बेसिस पर पुलिस क्या करती है, मान लीजिए यहां पे एफआईआर लॉन्च हुई, अब जो है पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू कर दी, और इस दिन मतलब मान लीजिए 45वें दिन पुलिस को लगता है कि इस केस की अब जो है पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इस केस में पुलिस क्या करेगी, जो भी इस इन्वेस्टिगेशन के तथ्य उन्होंने इन 45 दिन में पाए हैं, जो भी एविडेंसेस रिकवर किए हैं और कौन कौन से सेक्शन उस एक्यूज्ड पे लगने चाहिए, उसका पूरा चिट्ठा एक जो है क्या, एक डॉक्यूमेंट में लिखेगी, और वो डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट कर दिया जाएगा किसको, उस कोर्ट को, जिसमें उस व्यक्ति का क्या मुकदमा चलेगा, या फिर जो भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होंगे उस ज्यूरिडिक्शन के, उसको ट्राई करने के लिए। ठीक, तो ये जो फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है पुलिस के द्वारा, इसको ही बोला जाता है चार्जशीट। और इसी के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डिवीजन बेंच का ये जो फैसला आया है कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो जो है
चार्जशीट जो होगी वो क्या होगा, वो हमारा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। हम एजेंसियों को ये ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि जो है आप चार्जशीट को पब्लिक करिए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे भी किसी भी मैटर में एफआईआर होती है या फिर कोई भी क्राइम घटित होता है, उसके बाद इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एफआईआर हो चाहे नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मीडिया अपना मीडिया ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर देता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे ही न्यूज चैनल पर एक एक करके उसका मीडिया ट्रायल किया जाता है और हर एक पहलू से जनता को पब्लिक डोमेन में यह बात समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर इस व्यक्ति ने यह क्राइम किया है तो ये वाले सेक्शंस इसके ऊपर लगेंगे, इसको इतनी पनिशमेंट हो सकती है और पूरे सर्कमस्टांसेस की चेन बनाकर हमें जो है न्यूज चैनल पर देखने को मिलती है। तो ये जो क्या कहते हैं, मीडिया ट्रायल से बचने के लिए जो भी पिटिशनर हैं उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे कोर्ट्स को, तो इसलिए जो है जो चार्जशीट पुलिस फाइल करती है रियल चार्जशीट, उसका भी जो है क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, जो उसको जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाना चाहिए और सारे चार्जेस जो भी अक्यूज्ड के ऊपर लगे हैं वो जो है हमें पता चलने चाहिए। ये जो केस हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया, वो आया किसमें, हमारा केस है सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक, तो इसमें कल फ्राइडे के दिन ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द प्ली टू पब्लिश चार्जशीट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक, तो ये जो है हमारा हेल्ड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर किसी भी चार्जशीट को पब्लिक किया जाता है तो ये हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बेसिक प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। मतलब सीआरपीसी 1973 को एक तरह से वॉयलेट कर रहा है अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई भी जो है चार्जशीट को पब्लिक कर रहे हैं। तो क्या था पूरा मुद्दा कि जो डिवीजन बेंच है, डिवीजन बेंच मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 जजेस बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो होती है, जिसमें 2 जजेस होते हैं, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठकर डिसाइड करते हैं, उसको हम डिवीजन बेंच बोलते हैं। तो डिवीजन बेंच में कौन थे हमारे, ऑनरेबल जस्टिस एमआर शाह एंड सीटी रवि कुमार रूल्ड द पुटिंग चार्जशीट फाइल्ड इन द क्रिमिनल केसेस बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वुड बी कॉन्ट्ररी टू दी स्कीम इम्बेडेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जो भी हमारे डिवीजन बेंच के दोनों जजेस ने साफ साफ इंडिकेशन दिया कि अगर ऐसा होता है और हम इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को देना शुरू कर देते हैं और इसको पब्लिक करके एजेंसियों की वेबसाइट पर पब्लिक कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में ये क्या है, हमारे सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी क्रिमिनल का पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि उसका ट्रायल कैसे चलेगा और उसको किस किस कोर्ट में कितनी कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, अपील का क्या प्रोसीजर होगा। तो पूरे क्रिमिनल ट्रायल का जो हमें बताया गया है वो सबका सब हमें कहां बताया गया है, हमें बताया गया है सीआरपीसी 1973 के एक्ट में। तो उन्होंने बताया कि इसका ही ये जो है वायलेशन माना जाएगा। द कोर्ट सेड द चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी देयरफॉर बी पब्लिश्ड ऑनलाइन। साफ साफ बोल दिया कि चार्जशीट कोई भी ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है और हम इसको ऑनलाइन पब्लिश करने की कोई भी परमिशन नहीं देते हैं। मूविंग अहेड कि द ऑर्डर वाज पास्ड ऑन ए प्ली बाय द जर्नलिस्ट एंड दी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट सौरभ दास ने इस पिटीशन को फाइल किया, किसके थ्रू, एडवोकेट प्रशांत भूषण जी के थ्रू। ठीक, और इसमें इन्होंने क्या कंटेंशन रखी वो भी जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कंटेंशन इनकी थी, पिटिशनर ने किस राइट के थ्रू जो है चार्जशीट को पब्लिक कराने की डिमांड की थी। ये जो हमारे एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, ठीक, कौन, जिनका नाम है सौरभ दास, उन्होंने प्रशांत भूषण एडवोकेट जी की मदद से क्या किया, जो है इस मैटर को चार्जशीट को पब्लिक कराने की कोशिश की। और उन्होंने कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे, सिटीजन हैव अ लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ द चार्जशीट बिकॉज द राइट टू नो इज द फंडामेंटल राइट इमिनेटिंग from the right of the freedom of speech and expression enshrined under Article 19 Clause 1 Subclause A. To undue transparency, it is incumbent on the respondent to make the available charge sheet on their website and enable the public access to the charge sheet so that the citizenry can stay informed and the press can be faithfully and accurately reported a criminal trial। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है
पूरी कंटेंशन किसके एम्बिट में रखी, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रखी, और कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रखते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग प्रेस का यह अधिकार होना चाहिए कि जो भी चार्जेस किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट में पुलिस ने लगाकर भेजे हैं उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेस क्या कर पाए, प्रेस जो है इस चीज को बता पाए कि इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं और मीडिया ट्रायल जो है उनका सही डायरेक्शन में जा पाए। तो इसी पे ये जो पूरा कंटेंशन रखा गया वो हमारे एडवोकेट प्रशांत भूषण जी द्वारा और उनके क्लाइंट सौरभ दास के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा गया। लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज को टोटली डिनाई करते हुए बोला क्या कि the petitioner also flagged the issue of fake news that can arise from the selective or an inaccurate leaks of the charge sheet लीडिंग टू द मीडिया ट्रायल। तो उन्होंने कहा कि जो मीडिया ट्रायल होते हैं वो एक तरह से जो है क्या कहते हैं, मीडिया उस चार्जशीट को नहीं ले पाती और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन उनको थोड़ी बहुत लीक्ड मिल पाती है उसके ऊपर पूरा ट्रायल कंडक्ट कर देती है पब्लिक के डोमेन में। तो इस तरीके से आप जो है हमें क्या करिए, एज पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग जो चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, मैंने अभी चार्जशीट का फंडा आपको समझा दिया है, जो चार्जशीट पुलिस फाइल कर रही है किसको, मजिस्ट्रेट साहब को फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर रही है, उस पर आप क्या करिए, उसको जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दीजिए। तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया है कि द कोर्ट इज इन जजमेंट टुडे हाउएवर सेड दैट ए चार्जशीट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू एन एफआईआर सिंस द चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। उन्होंने सीआरपीसी के एम्बिट से और इंडियन एविडेंस के एम्बिट से दोनों से ही ये कहा कि चार्जशीट को पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जा सकता। ये जो है एक क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा तथ्य जो दिया जाता है मजिस्ट्रेट साहब को, वो जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, उन सारी चीजों को देखते हैं। तो ये जो है कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और इसमें हमें कोई भी पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है हमारी चार्जशीट, और चार्जशीट को जो है किसी भी एजेंसी द्वारा उनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाना चाहिए, और हम किसी भी मीडिया के जो है एम्बिट को या मीडिया ट्रायल को सपोर्ट नहीं करते। और ऐसे केसेस में जब भी कोई मीडिया ट्रायल करता है तो वो जो है इंडियन जुडिशरी को इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ काम करती है किस पे, जो भी हमारे लॉज हैं उनके एम्बिट में और उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए। तो उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए क्लियर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कि चार्जशीट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा और मेरा हर एक वीडियो आपको कुछ ना कुछ लॉ की जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर, और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव और अच्छे कॉन्सेप्ट लॉ के लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं उस चीज की कि महापैक जो है आप कैसे खरीद सकते हैं। बहुत सारी लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है कि सर आप अपने वीडियो में बता दिया करो कि महापैक को कैसे खरीदना है और कौन से कोड से हमें जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो जब आप गूगल पे जाते हैं और वहां टाइप करते हैं स्टडी आईक्यू, जब आप स्टडी आईक्यू वहां टाइप करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इस तरीके का इंटरफेस। स्टडी आईक्यू टाइप करेंगे तो आप हमारी ओरिजिनल वेबसाइट को देख सकते हैं। जब आप यहां जाते हैं तो आपको जुडिशरी का कॉलम देखने को मिलता है। जुडिशरी के कॉलम पे जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको वेरियस स्टेट्स के कोर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चा स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहा है उसको हर एक स्टेट का कोर्स यहाँ पे दिया जाता है प्री प्लस मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। अब आते हैं हम जो है अपने किस पर, अब आते हैं हम अपने महापैक पर। महापैक इसलिए ड्राफ्ट किया गया है क्योंकि 16 स्टेट्स का पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही जगह दिया जा रहा है। ठीक, जब आप महापैक पे जाओगे और महापैक पे जाने के बाद आप देखोगे कोर्स कंटेंट में कि आपको इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आपको इसको में देखने को मिलेगा कि सारे के सारे मेजर लॉज, सारे के सारे माइनर लॉज, सारे के सारे लोकल लॉज भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक स्टेट के लोकल लॉज इसमें आपके लिए स्पेसिफिकली कवर किए गए हैं। डेली बेसिस पर जनरल और लीगल करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं। हर एक स्टेट का जीएस पोर्शन भी आपको कवर कराया जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस महापैक पे और इस पे यहां क्लिक करना है। इसके बाद जब आप इस पर टच करते हैं
तो जब आप जुडिशरी के पैक पर जाओगे महापैक पे, तो यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा 34,999। तो 34,999 का ये कोर्स आपके लिए है। लेकिन अगर आप यूज करते हो मेरा कोड, जिसमें मेरे नाम के 3 अक्षर आपको लगाने होते हैं, ए, पी और यू, जैसे ही आप एपीयू का कोड लगाते हो आपको देखने को मिलता है फ्लैट डिस्काउंट, और ये कोर्स आपके लिए हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 14,999 में। मतलब एक स्टेट की तैयारी आपको 1,000 रुपए से कम की भी पड़ रही है। अफोर्डेबल कोर्स बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स की कोचिंग नहीं कर सकते, जो बाहर आकर दूसरे शहर में रहकर अपने खर्चे नहीं वहन कर सकते। तो उन लोगों के लिए घर बैठे ये जो है स्टडी IQ का इनिशिएटिव है, जिसमें हम अफोर्डेबल एजुकेशन देने की आपको कोशिश करते हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन के इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है जब आप मेरे कोड को लगाते हैं। तो कितने में? 14,999 में। 14,999 में ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलता है इफ यू आर यूजिंग माई कोड APU। ठीक, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।